नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 6 और 28। अब हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। केवल उत्तर लिख लेने से या याद करने से काम चलने वाला नहीं है, हमें सीखना है। तो देखिए, जैसे संख्या हमने लिए 6। अब 6 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 1 है ना, 2, 3 और 6। यानी 6 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का जाता है। ये कहलाते हैं 6 के गुणनखंड, है ना। किसी भी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वे उसके गुणनखंड कहलाते हैं, यानी फैक्टर्स। ओके, अब क्या बोला है? किसके जो गुणनखंड हैं इनका योग, योग का मतलब है जोड़। अब इनको हम जोड़ दें, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। अब इनका योग कितना आ गया? 12 आ गया। संख्या कौन सी है? 6 है। तो किसी भी संख्या का, है ना, अब इसके सभी गुणनखंडों का योग इस संख्या से दुगुना हो यानी डबल हो, है ना। 6 दूनी 12, दुगुना हो गया है ना। तो ऐसी संख्या कहलाएगी संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। क्लियर? एक और उदाहरण लेते हैं हम 28 का, है ना। आप देखिए 28 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, है ना। 28 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है ना। फिर इसके बाद में 4 का जाता है, फिर 7 का जाता है, उसके बाद फिर 14 का जाता है और 28 का जाता है। ठीक है ना। ये 28 के हो गए हैं गुणनखंड। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 कितने हो गए? 28 और 28 और 28 हो गए 56, है ना। कितने हो गए? 56 है गए। तो हम देख रहे हैं कि 28 के जो गुणनखंड हैं सभी का योग हम करें तो इससे डबल हो रहा है, ना। 28 दूनी 56, दुगुना मतलब डबल हो रहा है। तो ये संख्या कहलाएगी संपूर्ण संख्या। तो ऐसी और भी संख्या आप ले और उनको इस प्रकार से गुणनखंड याद करें और उनका योग करें और सीखें कि कौन कौन सी संख्याएं संपूर्ण संख्या है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2। भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण दे करके समझाइए, है ना। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे 15, 18 और 20। इनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं। कैसे? देखिए, अब 15 के गुणनखंड हम याद करें तो जाएगा 1, 3, है ना, और 5। ठीक है, 1, 3, 5 और 15 ये इसके 4 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई, है ना। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं, तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 आदि। अब देखिए 2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 और 2, है ना। अब बताइए 2 में 1 और 2 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। इसलिए संख्या 2 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 हो गए, 1 और 2। इसी प्रकार से 3, अब 3 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 और 3 हो गए। ठीक है ना। 5 के भी 1 और 5, 7 के गुणनखंड 1 और 7, है ना। तो इनके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं है, इसलिए ये कहलाएगी
अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3, 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए, है ना। अब देखिए हम जो गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होता है वो देखिए। पहले हमने देखा कि 24 से कम 24, है ना, 24 के 2 गुणनखंड हो गए। फिर 12 दूनी 24 होता है तो 12 और 2 भी इसके गुणनखंड हो गए हैं। फिर हम देखते हैं 3 और 8 24, 3 और 8 ये भी 24 के गुणनखंड हैं। नाम इसका है गुणनखंड, यानी ऐसे टुकड़े, ऐसे खंड जिनका गुणा करें तो संख्या आ जाए, है ना। जैसे 24 के गुणनखंड 3 और 8 हैं तो 3 और 8 के गुणा करें तो 24 आ जाए। तो 3 और 8 क्या होगा? 24 के गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है ना। 6 चौक 24। अब इसके अलावा और ऐसी संख्या कौन सी है कि जिनका आपस में गुणा करें तो 24 आ जाए? तो मेरे ख्याल से अब ये संख्या नहीं है। यदि हो तो मुझे कमेंट से ज़रूर कर दीजिएगा। अब क्या करेंगे कि 24 के सभी गुणनखंडों को हम एक क्रम से जमा देते हैं, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, है ना, छोटे से बड़े की ओर। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले 1 लिखा हमने यहाँ पर, 1, फिर 2 आ रहा है, फिर 3, फिर 4, अब 5 नहीं, फिर 6, 6 के बाद में 8, 12 और 24। ये हमने क्या किया? इनको आरोही क्रम में लिख दिया। तो हमारे पास में आ गए हैं 24 के सभी गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 गुणनखंड हो गए हैं, है ना। 24 के कितने गुणनखंड होते हैं? 8 गुणनखंड हो गए हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4, संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए, है ना। गुणज यानी मल्टीपल, है ना, यानी अपवर्तीय, है ना। गुणज का दूसरा नाम क्या है? अपवर्ती है। क्या नाम इसका? गुणज यानी अपवर्तीय, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलेंगे? मल्टीपल, ठीक है ना। तो देखिए गुणज उसके नाम में ही छिपा हुआ है, गुणज यानी गुणा से आने वाला, है ना। अब 7 के प्रथम 5 गुणज लिखना है तो भैया क्या करें? 7 में 1 का गुणा कर दिया तो 7 एकम 7 आ गया। फिर 7 में 2 का गुणा कर दो, 7 दूनी 14। फिर 7 में 3 का गुणा कर दो, 7 या 21, गुणा से आया ना। नाम क्या है? गुणज यानी गुणा से आने वाला। अब 7 में 4 का गुणा कर दिया, 7 चौके 28, 7 में 5 का गुणा कर दिया, 7 पंजे 35। अब साधारण सी भाषा की बात करें तो गुणज याद करना ना, सीधा सा पढ़ा लिख दो, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्योंकि पहाड़े में सारी संख्या उसकी गुणज होती है। जैसे 2 के गुणज यानी 2 का पहाड़ा, 3 के गुणज 3 का पहाड़ा, पहाड़ा आपको आते हैं ना। बस 7 के गुणज बोले हैं 5 तक, 5 गुणज बोले हैं तो 7 का पहाड़ा बोलो 5 बार, लिख दो 5। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। ये हो गए गुणज, अपवर्ती हो गए। क्लियर? चलिए अब इसी प्रकार से आप कोई सी संख्या लें और उसके 5 गुणज लिखें और अभ्यास करें, आप सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 5, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। हम देख रहे हैं 13 और इसके अंकों को हमने परस्पर बदल दिया है, आपस में चेंज कर दिया है। तो 13 से क्या हो गया बेटा? 31 हो गया है और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 17 और 31 ये कहलाता है युग्म। युग्म यानी जोड़ा, है ना, पेयर। एक ही हो गया। दूसरा युग्म क्या होता है? दूसरा युग्म यह है 37 और 93, क्यों दोनों ही अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। नहीं ऐसे जोड़े तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? ऐसे जोड़े ढूंढना है जो अभाज्य भी हो और जिनके अंकों को परस्पर बदलें तो वो संख्या जो बनेगी वो भी अभाज्य हो। यह है 37
भी अभाज्य संख्या है और 73 भी अभाज्य संख्या है। अगला युग्म आ गया है हमारा 79 और 97। ठीक है ना, तो ये 3 युग्म हैं और एक युग्म हमको दिया हुआ है 13 और 31। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये 4 युग्म हैं, ऐसे युग्म हैं जिनके अंकों को परस्पर बदल दें तब भी वो संख्या अभाज्य होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। है ना, देखिए विभाज्यता की जांच के नियम हमें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हम बहुत सारी क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको एलसीएम निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, मतलब लघुत्तम समावर्तीय, महत्तम समावर्तीय, या फिर परिमेय संख्याओं का गुणा करना हो, भाग करना हो, या इसी प्रकार के अन्य प्रश्न जैसे साधारण ब्याज सवाल करने हो, है ना, लाभ हानि करने हो, परसेंटेज करने हो, तो वहाँ पर ये नियम काफ़ी काम आते हैं। है ना, इसलिए आप सारे नियमों को याद कर लें। और इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से इसको देखें, सीखें। चलिए अब बात हम कर रहे हैं 11 से विभाज्यता की। ठीक है, पहली संख्या हमारे पास में है 5445। ठीक है ना, 5445। हमने तीनों प्रश्नों को हल करने के लिए कॉलम बना लिए है। पहले लिखी संख्या, फिर अगले स्थान लिखा है विषम स्थानों के अंकों का योग, मतलब पहला स्थान तीसरा स्थान ये विषम स्थान कहलाते हैं। और फिर हमने लिखा सम स्थानों के अंकों का योग, यह अगला कॉलम बनाया हमने, सम माने दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, इस प्रकार से। और फिर इन दोनों का अंतर, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटाना है, वह कहलाता है अंतर। अब इतना देखेंगे तभी हम ज्ञात कर पाएंगे कि दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है अथवा नहीं है। क्लियर है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं संख्या हमारे पास में जो है कौन सी है, 5445। अब बात कर रहे हैं विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम यानी क्या हो गया भैया, पहला और तीसरा, ये कहलाता है विषम। हम सम और विषम पढ़ चुके ना, 1 3 5 7 9 क्या हो गई, विषम हो गई। 2 4 6 8 क्या हो गई, सम हो गई। तो वही स्थान की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए 5 और 4 का योग हुआ कितना, 9। अब क्या लिखा गया, सम स्थानों के अंकों का योग। सम है दूसरा स्थान और चौथा स्थान, और संख्या बड़ी है तो छठा स्थान, ऐसा। अब जो अंक आ रहे हैं इन स्थानों पर क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं कि 4 और 5 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 4 और 5 को जोड़ दिया। अब दोनों का योग ये 9 और इसका योग भी 9 है, इनका हमने अंतर ज्ञात किया। तो अंतर कितना आया, 0। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब इस प्रकार से हम अंतर निकालते हैं तो अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या, जैसे 11 22 33, भाई इससे ज़्यादा आएगा नहीं, बहुत बड़ी संख्या होगी तो आएगा, नहीं तो 11 ज़्यादातर आता है जनरली, है ना। तो 0 या फिर 11 से विभाज्य संख्या, यानी 11 आ गया या 22 आ गया, तो समझिए कि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने लिखा कि चूंकि अंतर 0 है इसलिए 5445 11 से विभाज्य है, ये हमने निकाल लिया है ना। अभ्यास करेंगे ना तो आपको क्या होगा, बिल्कुल मौखिक चंद सेकंड में आप इसको ज्ञात कर सकते हैं कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। ये सीखने के लिए बताया गया है, इसको सीखें। कोई से भी 4 अंक की संख्या लें, 5 वाले ले लें, 6 वाले लें, है ना, और इसको आप करें। चलिए अब अगला जो प्रश्न है, मतलब अगली संख्या है, वह क्या है, 1331। 1331। अब इसमें क्या करना है कि पहला और तीसरा जो स्थान पर अंक है वो लेना है, 1 और 3 ये 4। फिर दूसरे और चौथे स्थान पर जो अंक हैं 3 और 1 ये ले लिया, 3 और 1 4 होता है। अब दोनों का जो योग था ये 4, इसका 4, हमने इसको घटा दिया, अंतर कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 अंतर आ गया है इसलिए हम कह सकते हैं कि 1331 11 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर। चलिए अब अगली संख्या हमारे पास में है
5081। समझ में आ रहा ना? इसमें वही देखो, पहला अंक यानी और तीसरा अंक 1 और 0 जोड़ा, कितना आ गया 1। अब इसी प्रकार से दूसरा और चौथा अंक 8 और 5 13। अब 13 में से हमने 1 घटा दिया, कितना आ गया 12। अब अंतर 0 आया क्या? नहीं आया। चलो 0 नहीं आया कोई बात नहीं है, फिर 11 आना चाहिए था या 22 आना चाहिए था, जो भी नहीं है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या 5081 11 से विभाज्य नहीं है। क्लियर, समझ आ गया ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7। 35 और 50 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए, है ना? सार्व गुणनखंड अभी हमने पहले सीखा था ना, गुणनखंड ज्ञात करना। तो पहले हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर देखते हैं कि सार्व गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए 35 के हमने गुणनखंड निकाले हैं, तो 1 5 7 और 35, है ना? इसी प्रकार से 50 के गुणनखंड हो गए हैं 1 2 5 10 25 और 50। अब सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में पाए जाते हैं, है ना, जिसे हम कॉमन भी कहते हैं, है ना। हम देख रहे हैं एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो ये कहलाता है सार्व गुणनखंड। ये हमने वहाँ बाहर निकाल लिया है, ठीक है ना। अब इसका देखते हैं 5 इसके अंदर भी है और 5 इसके अंदर भी है, दोनों पाया जा रहा है, तो हमने निकाल लिया 5। ये कहलाएगा सार्व गुणनखंड। अब बाकी गुणनखंड देखिए, इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें 10 है लेकिन इसमें 10 नहीं है, तो इनको हम छोड़ देते हैं। तो ये कहलाते हैं सार्व गुणनखंड। क्या कहलाएंगे? सार्व गुणनखंड। इसको हम उभयनिष्ठ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। सर्वनिष्ठ भी कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 8। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है ना। कोई संख्या है जो 5 से विभाज्य है, यानी 5 का उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, और 12 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो जब किसी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, यानी शेषफल 0 होता है, उसे हम कहते हैं पूर्णतः विभाजित यानी विभाज्य। किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो देखिए जो संख्या दी गई है वह 5 और 12 के गुणनफल से विभाजित होगी, क्योंकि 5 में 12 गुणा करते हैं, कितना आता है 60। यह और तो रह जाएगा कि वह संख्या क्या होगी 60 होगी, है ना। तो वह संख्या 60 से सदैव विभाजित होगी, क्योंकि यदि 5 का भाग जा रहा है इसमें, 12 का भी जा रहा है, तो उसमें 60 का ही भाग जरूर जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 9। 12 16 और 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। जब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होता है तो आपको जितनी भी संख्या दी जाए, क्योंकि कम से कम 2 संख्या रहती है और अधिकतम कितनी भी हो सकती है, तो जब संख्या को दी जाती है तो उनके सबके अलग अलग हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। तो हमने यहाँ 12 के निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड। आप देख रहे हैं 12 में 2 का भाग लाया 6 बार गया, फिर 6 में 2 भाग लाया 3 बार, और 3 एकम 3। इसी प्रकार से 16 के हमने निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड, और 28 के निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको विभाज्यता के नियम याद होने जरूरी है कि किन किन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, किन किन संख्याओं में 3 का पूरा भाग जाएगा, और किन संख्याओं में 5 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें और ये नियमों को अच्छे से याद करें, क्योंकि ये नियम आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। हर क्लास में हर जगह काम आएंगे ये, ठीक है ना। चलिए अब 12 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं हमने यहाँ पर लिख लिए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ये वाले गुणनखंड आप देख रहे हैं, है ना, ये लिख दिया अभी। इसी प्रकार से 16 के जो अभाज्य गुणनखंड है, अब देख रहे हैं ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। और इसी प्रकार से 28 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 7 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है।
इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि हमें इसमें जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन अभाज्य गुणनखंड है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने अभी सारे गुणनखंड में किया था। तो हम देख रहे हैं कि 2 इसके अंदर भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 3 संख्या है ना, तो तीनों में वो होना चाहिए, तीनों में दी है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। क्लियर। चलिए, अब गुणा का चिन्ह है, गुणा चिन्ह में लगा दिया है। अब इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तीनों में 2 पाया जा रहा है। तो हमने क्या किया, गुणा का चिन्ह लगा करके हमने 2 यहाँ रख दिया है। अब देख रहे हैं 3 इसमें है लेकिन बाकी में नहीं है, 2 इसमें है लेकिन बाकी के संख्याओं के गुणनखंड में नहीं है, छोड़ देंगे बस। अब जो हमने निकाले हैं सारे गुणनखंड, इनका कर देंगे गुणा, 2 दूनी 4। तो ये हमारा क्या आ गया, महत्तम समापवर्तक लिख दिया हमने। अतः 12, 16 और 28 का महत्तम समापवर्तक 4 है। कितना है, 4 है। अब उत्तर सही है या गलत है उसकी जांच भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जो हमारा उत्तर आता है यानी महत्तम समापवर्तक आता है, उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए 12 में, 16 में और 28 में। जो भी उत्तर आएगा तो दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी एक परिभाषा बन जाती है, क्या बन जाती है वो भी सुन लीजिएगा, कि महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तब देख रहे हैं 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 का तीनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी हमारा उत्तर 100% सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे जब शब्दांश आते हैं, वाक्यांश आते हैं, तो वहाँ पर महत्तम समावर्तक निकाला जाता है। लेकिन जब छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, ऐसे वाक्यांश आते हैं, तो वहाँ पर हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त यानी LCM, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने यहाँ पर 18, 24 और 32 का निकाला है, LCM निकाला है यहाँ पर हमने। तो यहाँ पर LCM हमारा आ रहा है 288। आप देख रहे हैं कि LCM में क्या होता है, जिसे यहाँ 3 संख्या दी गई है, 18, 24 और 32, तीनों में से किसी भी एक संख्या में यदि 2 का भाग जाता है तो हम 2 भाग लगाते हैं, है ना। और जब तक 2 का भाग जाता है तब तक आप 2 का भाग लगाते हुए चले जाएंगे। जब 2 का भाग लगना बंद हो जाए तो अगली अभाज्य संख्या देखते हैं। इस प्रकार से इसमें अभाज्य संख्याओं के ही भाग लगाए जाते हैं, और अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से आगे क्रम में चली जाती है। ठीक है ना। चलिए, अब हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ये पता हमें, है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। तो ऐसी संख्या हमको चाहिए, कैसी, कि जिसमें 288 का हम भाग लगाएं तो पूरा पूरा चला जाए, यानी 18, 24 और 32 का भाग चला जाएगा। तब क्या करेंगे हम इसके लिए कि 1000 में 288 का हम भाग लगाते हैं, है ना। 1000 में क्या करेंगे, 288 का हम भाग लगाते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। पहले 288 का हमने भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 4 बार जाएगा नहीं, ज़्यादा जाएगा, इसमें जाएगा 3 बार जाएगा, है ना। तो 3 और 2 24 के 4, हासिल के 2, 24 और 2 26 के 6, हासिल के 2, 6 और 2 8, है ना। ये 864 आ गया है। अब हमने इसको माइनस कर दिया तो बचेगा 6, 3 और 1, कितना बच गया, 136।
हमें क्या करना है कि 1000 में से जो शेष बचा हुआ है, कितना बचा है शेष? 136। इसे क्या करेंगे, हमें माइनस कर देना है, घटा देना है, और 288 जो भागफल हमारा है इसको हमको जोड़ देना है। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 1152, यानी 1152। कितना आ जाएगा? 1152 ये संख्या आ जाएगी, जिसमें 18, 24 और 32 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है ना। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका ऐसा कर सकते हैं, कैसा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 288 से विभाज्य हो, उसके लिए क्या करेंगे कि ये 288 में से, है ना, ये शेष बचा है ना 136, ये हम माइनस कर देंगे, है ना। एक तरीका ये होता है। तो कितना बचेगा? 2, और यहाँ 8 में से 3 माइनस किया तो बचेगा कितना? 5, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 152 बचेगा। तो क्या करेंगे कि 1000 में 152 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा? 1152, है ना। इस प्रकार से दोनों ही तरीकों से आप इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना न भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और कक्षा 6 के सभी विषयों के 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप सभी विषयों के हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान सबके सभी चैप्टर्स के वीडियो उपलब्ध हैं। उन्हें आप देखें, सीखें और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।